आज हमें क्वेश्चन करने वाले ऑलमोस्ट सारे हैं, कुछ पीवाई क्यूज भी है जो मुझे अच्छे लगे, नीट में जो आए हैं, एम्स में जो आए हैं वो मैंने सारे लाए। चलो बेटा सुनो, थोड़ा सा मैं आपको समराइज करा दूंगा एसएचएम को ताकि हम क्वेश्चंस कर पाएंगे फिर। बस इधर पे कल के लेक्चर में मैंने जो बोला था आपको, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर हमारे पास इसका टाइम पीरियड जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं m/k, वही लिखते हैं क्या? अब हमारे पास यहाँ पे फिर मैंने पढ़ाया था आपको कि जो हमारे पास m जो होता है वो होता है ऑसिलेटिंग मास। अगर एक से ज्यादा मासेस भी है, आपको वो वाला मास यहाँ पे कंसिडर करना है जो हमारे पास ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है बेटा? तो हमारे पास यहाँ पे अगर m1 m2 है, जो भी मास यहाँ पे ऑसिलेट करेगा वो वाला मास यहाँ पे आप पुट करोगे तो हमारे पास टाइम पीरियड का वैल्यू मिल जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला कि अगर आप स्प्रिंग को कट करोगे इनटू द डिफरेंट पीसेस में, कितने भी पीसेस करना होगा, जनरली तो नीट में 2 केसेस आ जाते हैं, 2 पीसेस में। तो हमारे पास यहां से मैंने बोला था आपको कि अगर इसका जनरली के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, अगर इस स्प्रिंग का जनरली स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे हमारे पास इसका मैं लिखूंगा K1 और इसका मैं लिखूंगा K2। अगर ये हमारे पास K1 और ये हमारे पास K2 है, अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट्स हो गए, तो इनका निकालने का तरीका मैंने बोला था आपको कि जो हमारे पास K1 जो होगा वो K टाइम्स ऑफ 1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 होगा। L2 वो हमारी बस लेंथ होगी जो इस वाले पार्ट की है, और L1 मतलब इस वाले पार्ट की लेंथ होती है। अगर सिमिलरली मैं K2 का वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, वो हमारे पास बनेगा K टाइम्स ऑफ 1 प्लस L1 डिवाइडेड बाई L2 हो जाएगा। इस तरीके से हम निकालते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला था आपको कि अगर हमारे पास यहाँ पे K1 और K2 का वैल्यू निकालना होगा, इसका अलग अलग टाइम पीरियड आ जाएगा, बिकॉज जितना हमारे पास लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कम हो जाएगा उतना स्टिफनेस का वैल्यू बढ़ जाता है। समझ में बात आई क्या? तो ये हमारे पास होगा आपका, अगर डीपीवी का पहला ही सवाल आप देखोगे उसमें, वहां पे इसने बोला कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, जरा क्वेश्चन लिखो इसी के ऊपर। A spring having spring constant K. A spring having spring constant K. Spring constant K. Spring constant K is cut into two parts in the ratio of 2:3. 2:3. Find the time period of each part. ये कटेड वाली स्प्रिंग है ना, इसका मतलब हमारे पास अगर स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग बोल रहा है कि मैंने इसको कट किया इन द फॉर्म ऑफ इन द रेशियो ऑफ 2:3। दैट मींस हमारे पास ये अगर L1 है, ये हमारे पास L2 है, L1 is to L2 का जो रेशियो हमारे पास होगा वो 2:3 के रेशियो में है। मींस दैट L1 डिवाइडेड बाय L2 का जो वैल्यू हमारे पास होगा वो 2/3 होगा, वही है ना? वो इसका मतलब L1 का वैल्यू कितना आएगा फिर? ये हमारे पास रेशियो हो गया ना। तो हमारे पास क्या करेंगे, हम जब K1 का वैल्यू निकाल देंगे, जरा ध्यान से समझना। अगर ये हमारे पास का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मान ले। अब हमारे पास क्या होगा, K1 जब मैं निकालूंगा वो हमारे पास K टाइम्स होगा इंटू 1 प्लस, यहाँ पे क्या L1 पे L2 निकालना है कि यहाँ पे अगर हमारे पास K1 निकाल रहा हूं मैं तो उल्टा करके लिखना पड़ेगा ना, नहीं समझे? तो हमारे पास लिखेंगे फिर 3/2 लिखेंगे ना। फिर इसके बाद अगर K2 का वैल्यू निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, K इंटू फिर इसके बाद 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे तो सिमिलरली वही लिखना है 2/3। समझ आई बात क्या? तो हमारे पास क्या लिखेंगे इधर पे, इधर पे हमारे पास K1 का जो वैल्यू होगा वो बराबर K इंटू इधर पे 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2 + 3/2 हमारे पास बनेगा। K1 का जो वैल्यू हमारे पास बनेगा 5K/2, वही बनेगा। और K2 का वैल्यू कितना बनेगा, K2 का भी वैल्यू बनेगा 5/3, वही बनेगा 5K/3। अब यहां से टाइम पीरियड निकालना था आपको, तो पहले में को मैं बोलूंगा T1 टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड 1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई, बिकॉज दोनों के साथ ऑसिलेट कर सकता है, m डिवाइडेड बाई कितना वैल्यू आ जाएगा K1 का वैल्यू, यहां पे 5K/2 ऊपर आ जाएगा। T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m/5K। दूसरा हमारे पास T2 का जो वैल्यू होगा वो बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ m, तो वही होगा डिवाइडेड बाय 5K मल्टीप्लाइड पे हो जाएगा इधर पे 3। ठीक है, समझ आई बात क्या? बस सिंपल आपको ये याद रखना है कि जब भी हम स्प्रिंग को कट करेंगे 2 पीसेस में, तो हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे हमें K1 और K2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया क्या करना है। अगर K1 का वैल्यू लिखना है, न्यूमिनेटर में यहाँ पे L2 का वैल्यू लिखना है ना, जो कल फार्मूला भी बताई थी ये वाली फार्मूला, उसी के ऊपर मैंने स्प्रिंग को कट किया इन द फॉर्म ऑफ 2:3 रेशियो में। यहाँ पे बस मैंने L1 और L2 का वैल्यू बताया आपको 2:3। समझ बात आई क्या? क्वेश्चन इनसे लिख लेना, ठीक है? चलो जरा दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, करते हैं।
फिर मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास मोर देन वन स्प्रिंग्स होंगे, अगर वो मोर देन वन स्प्रिंग्स होंगे तो आपको ये समझ आना चाहिए कि स्प्रिंग्स या तो सीरीज में कनेक्ट होंगे या तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे। बिकॉज हमारे पास कॉम्बिनेशन का एक ही तो रीजन है, एक ही तो तरीका है करने का। कौन सा तरीका ये है? वो हमारे पास या तो सीरीज में रखेंगे या तो पैरेलल में रखेंगे, है कि नहीं? तो हमारे पास आपको पहचान में आना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास क्या है, हमें पहचान में एक मोर देन वन स्प्रिंग है मीन दैट या तो कॉम्बिनेशन में आ गया, कॉम्बिनेशन में आ गया, आपको पता चलना चाहिए कि सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर सीरीज में है, मैंने आपको बोला था कि जब आप स्प्रिंग्स को कट करोगे, अगर हमारे पास कहीं पर भी कट करोगे, अगर ऑसिलेशन रुक जाएगी मीन दैट सीरीज में है, अगर ऑसिलेशन नहीं रुकी दैट मींस वो पैरेलल में है। इतना तो समझ आया था? ठीक, तो हमारे पास इसके बिहाफ पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कल आधे किए थे और आधे कर मुझे पता नहीं कौन कौन सा किया था। अब हम करेंगे ऐसे क्योंकि हम जल्दी जल्दी में कर रहे थे ना, कल करा था। क्या आएगा इसका आंसर? यहां पे मैंने बोला था आपको कि जो हमारे पास यहां पे अगर इसको फील करके पढ़ेंगे हम, ये हमारे पास स्प्रिंग है, तो हमारे पास ये एक स्प्रिंग के साथ मैंने रखे दो मासेस, ये हमारे पास M1 और M2 मास है, मान लें ऐसा कुछ। अब हमारे पास जब ये मास ज्यादा होने की वजह से जो ही मैंने अटैच कर दिया इसको, तो स्प्रिंग जो होगी वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ गया तो ऊपर की तरफ लगेगा कौन सा फोर्स? KX, रेस्टोरिंग फोर्स। नीचे क्या लग रहा है? माइनस M इंटू जी, एम जी मतलब M इफेक्ट M1 प्लस M2। तो इस टाइम पे हमारे पास क्या असल में है? असल में हमारे पास यहाँ पे माइनस M1 प्लस M2 इंटू जी को बैलेंस करता है माइनस K ऑफ X। वही है ना? वही है ना? आप मुझे बता दो, अगर ये K ऑफ X बैलेंस कर रहा है इसको, अगर इनमें से कोई वैल्यू जीरो हो गया, मतलब इनमें से कोई मास जो होगा वो डिटैच हो गया। जब डिटैच हो जाएगा कोई मास, तो यहाँ पे क्या बचेगा? मान ले M1 इंटू जी इज इक्वल टू माइनस K ऑफ X होगा। ये हमारे पास तो ऑसिलेशन फोर्स तो ये डोमिनेट कर गया, तो हमारे पास क्या करेगा? वो ऑसिलेट करेगा। तो मुझे पता किसी भी सिचुएशन में आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को रखोगे, जी पे इंडिपेंडेंट है कि नहीं? जी पे इंडिपेंडेंट है, दैट मींस ओरिएंटेशन कुछ भी हो, आपके पास टाइम पीरियड वही आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ M by K। वही है ना, हर एक कंडीशन पे बोला था। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M by K। बट बेटा कौन सा M लेना है? ऑसिलेटिंग मास, जो इस स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा वो वाला मास यहाँ पे लिखना है, बाकी सब कुछ बोलना है। समझ में बात आ रही क्या? कौन सा मास डिटैच हो रहा था? M1 मास डिटैच हुआ था ना, कि M2 मास? M1 मास डिटैच हुआ था, तो हमारे पास टाइम पीरियड का वैल्यू कितना बनेगा? तो हमारे पास T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M1, अगर डिटैच हुआ तो M2 रहेगा, वही बोल रहा क्या? M2 बाई K आ जाएगा। बट नॉट टाइम पीरियड हमें नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना। तो उल्टा पलट हो जाएगा ना, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बराबर अंडर रूट ऑफ K डिवाइडेड बाई M2। 2 पाई इसने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, है कोई ऑप्शन? ठीक है ऊपर, समझ आया? ये आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा आराम से, अगर हम पढ़ेंगे तो तब भी कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, ये 2 बार शायद आया सवाल, ये भी हमने शायद कल किया था। क्या आंसर है इसका? मैंने बोला आपको, असल में मुझे ये बोलना आपको कि किसी भी सिचुएशन में आप स्प्रिंग को रखो, टाइम पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टाइम पीरियड वही बनेगा कितना, बिकॉज मास मास है ना, मास में कोई चेंज नहीं। अगर इसको बैलेंस करेगा, वेट की वजह से बैलेंस कर रहा था, हम लिखते थे यहाँ पे mg cos ऑफ द थीटा या साइन ऑफ द थीटा। mg है ना, m तो m है, जी एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, तो इसलिए हमारे पास जब जी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तभी हमारे पास किसी भी ओरिएंटेशन में हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को रखेंगे, हमारे पास क्या बनेगा? वो बनेगा टाइम पीरियड वही आ जाएगा जो हमारे पास है, कितना है? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M by K। क्या समझ में बात आई? तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा वैल्यू आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास M है, ये हमारे पास सीरीज में था या पैरेलल में था? तो हमारे पास क्या बनता? M, ये हमारे पास K था। अब तो हमारे पास K इफेक्ट है ना, जब मोर देन वन स्प्रिंग आप देखोगे ना बेटा क्वेश्चन में, मोर देन वन स्प्रिंग दैट मींस आपका सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन दिमाग में आना चाहिए, वो नॉर्मल से नहीं होगा। ठीक, स्प्रिंग अगर एक है तब हमारे पास सिर्फ M by K लिखेंगे, बिकॉज हमारे पास और कोई K है नहीं। जब हमारे पास मोर देन वन स्प्रिंग्स होंगे तब हम लिखेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M, तो वही है। K इफेक्टिव के बदले में क्या लिखूंगा? इसका हमारे पास बोल रहा है K है, इसका भी हमारे पास बोल रहा है K है, पैरेलल में है, तो सिंपली हो जाएगा ना K इफेक्टिव बराबर K1 प्लस K2 दैट मींस K प्लस K, दैट मींस 2K आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो 2K। और समझ में बात है क्या? यही निकालना है क्या? ऑसिलेशन निकालना है, टाइम पीरियड। तो हमारे पास क्या बनेगा? इधर पे हम बोलेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के बदले लिखेंगे M डिवाइडेड बाई 2K होल रेज़ टू द पावर 1/2। वही है क्या? कौन सा? शाबाश, ग्रेट। ये वाला भी शायद किया था हमने। What will be the time period of the displaced body of mass M? 3 स्प्रिंग्स हमारे पास है बेटा, इनमें से देखना यह है कि पहले सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। अगर 2 होंगे या तो सीरीज में होंगे या तो पैरेलल में होंगे। ठीक, जब 3 होंगे तब हो सकता है 2 सीरीज में होंगे तो एक पैरेलल में होगा उसके साथ, या 2 पैरेलल में होगा 1 सीरीज में होगा, यानी कि यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा।
चेक करने के लिए बोला था मैं, ठीक, क्या बोला था मैंने आपको बोला था कि जब यहां से होगा किसी जगह पे आप कट करो स्प्रिंग को, अगर मैंने ये कट किया इधर से तो ये हमारे पास इसके साथ आ जाएगा, तो ये ऑसिलेट करेगा। अगर ये वाला कट किया तो इसके साथ रहेगा तो ऑसिलेट करेगा, यानी कि ये दो पैरेलल में है। जब पैरेलल में है तब मैंने बोला था आपको कि इन दो का सिर्फ एक बना दो, जैसे कि रेजिस्टर्स को करते हैं, रेजिस्टर्स में करते हैं ना ऐसा ही। तो हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पे K1 और K2, ये दो पैरेलल में है, पैरेलल में हमारे पास Kp का वैल्यू बनेगा ये K और ये K है, दैट मीन वो बनेगा 2K। तो एक सुप्रिंग हमारे पास ये है अब, जिसका वैल्यू K है हमारे पास। फिर दूसरी सुप्रिंग हमारे पास इन दो का बनाया मैंने, दिस इज 2K एंड दिस इज K, दिस इज K एंड दिस इज 2K, ये हमारे पास ब्लॉक है इधर पे। अब क्या होगा, होगा ये कि ऑसिलेट करेगा। अब हमारे पास ये दो सीरीज में, तो हमारे पास K ऑफ S किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। प्रोडक्ट हमारे पास 2K मल्टीप्लाइड बाय K डिवाइडेड बाय सम हमारे पास है 2K प्लस K, है कि नहीं। तो हमारे पास K ऑफ S का जो वैल्यू हो जाएगा बराबर 2K स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3K, K और K कैंसल आउट हो जाएगा, K ऑफ S का वैल्यू जो बराबर 2K बाई 3 हो जाएगा। नाउ अब इसका मतलब हमारे पास एक ही सुप्रिंग है अब, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको रिडक्शन मेथड बोलते हैं, सर्किट्स में इसको रिडक्शन मेथड बोलते हैं ना, छोटा छोटा करना है अपने सर्किट को। तो अब हमारे पास एक ही रेजिस्टर, एक ही हमारे पास सुप्रिंग बन गई, जिसका वैल्यू हमारे पास 2K/3 है, 2K/3 है बस। अब इसका अगर टाइम पीरियड लिखना होगा आपको, आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते थे सिंपल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M/K, M/K मतलब T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M, तो वही है डिवाइडेड बाई 2K ऊपर 3 आ जाएगा, दैट मीन 3M/2K। समझ आएगा, शाबाश कर दो। चलो करो, ये वाला कह रहा हम नहीं ना, ये भी क्या, जरा करो, किस कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट से है ना, भूल ही गए। दोनों ऑसिलेट करेंगे ना, जब दो मासेस एक साथ ऑसिलेट करते हैं M1 प्लस M2 नहीं लेते हैं, रिड्यूस्ड मास लेते हैं, लिखा है अभी म्यू टाइम्स में। मैंने बोला था आपको कि हमारे पास टाइम पीरियड होगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू डिवाइडेड बाई K, वायर म्यू इज प्रोडक्ट बाय सम M इंटू M डिवाइडेड बाई M प्लस M, वही होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, M स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M, एक और एक होगा कैंसल, M/2। तो टाइम पीरियड हो गया बराबर 2 पाई अंडर रूट, इसमें सीरीज और पैरेलल भी तो है, तो हमारे पास अगर यहां पे करेंगे तो ये सीरीज में है ना, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, ये हमारे पास बनेगा K इंटू 2K डिवाइडेड बाय हमारे पास बनेगा K प्लस 2K। अगर आप ये करोगे सिस्टम में तो ऑसिलेट करेगा, एक ही तो हो जाएगा खत्म। अगर आप यहां से करोगे सिर्फ ये करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब जरा बता दो किसके बराबर हो जाएगा, इसका हमारे पास आएगा आंसर। कल भी हमने शायद इसको सीरीज में कंसिडर किया था ना, पहले पैरेलल में कंसिडर किया था, फिर आया ही नहीं था आंसर। तो बता दो K ऑफ S किसके बराबर हो जाएगा, K ऑफ S इज इक्वल किसके बराबर होगा, दैट मीन्स 2K स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 3K, K और हो गया कैंसिल, तभी K ऑफ S इज इक्वल कितना बनेगा 2K/3। है कोई आंसर, तो हमारे पास आंसर विल बी टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ, हमारे पास M हमारे पास है M/2 और K हमारे पास है 2K, ऊपर आ जाएगा ये, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3M/4K। है कोई ऑप्शन, यस। कुछ नहीं करना, अगर हमारे पास पैरेलल में है तो सीधे ऐड करेंगे सुप्रीम कांस्टेंट्स को, अगर हमारे पास सीरीज में है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। बट अगर दो सुप्रीम्स है, अगर तीसरा होगा तो सीधे करना है 1/K1 प्लस 1/2 K2 प्लस 1/K3, अकॉर्डिंगली कर लेना है, ठीक है। इनको मैं असल में करा सकता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज से, ठीक है ना, इनको भी, इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना, रिडक्शन मेथड से, सिमेट्री मेथड से, फोल्डिंग सिमेट्री से, मगर अभी कराऊंगा नहीं, वो मैं रजिस्टर्स में करा दूंगा अच्छे से, ठीक है, वरना फिर आप वहां पे क्या पढ़ाऊंगा फिर। अब बता इंप्रेशन कैसा रोज कंटिन्यू, मुझे एक ही चैप्टर सुनाओ, चलो आगे बता दे। इधर पे क्या करेंगे अब, पैरेलल में सीरीज में, पैरेलल में है ना, तो कर दो फिर। अगर एक सुप्रीम कट करेंगे तो दूसरे दूसरे के साथ ऑसिलेट करेगा ये ब्लॉक। पैरेलल में तो सिंपल ही आंसर है, की बनेगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M डिवाइडेड बाई K इफेक्टिव। जब पैरेलल में होगा इसका भी वैल्यू K और इसका भी वैल्यू K, बनेगा K प्लस K हो गया 2K।
ना हमारे पास t इज इक्वल कितना बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m, m तो वही होगा डिवाइडेड बाई k का मतलब है 2k। हाँ ना दिस जरूरी थोड़ी आंसर आंसर करेगा भाई, ना दिस भी तो है, ना दिस का आंसर इसी। हाँ बताओ, बहुत कम चांसेस होते हैं नन ऑफ दिस आंसर के, ऑल ऑफ दिस आते हैं, नन ऑफ दिस नहीं आता। नन ऑफ दिस अब असल में अवॉइड किया गया ऑप्शन, ठीक है। जहाँ पे नन ऑफ दिस होगा ना तो दैट मीन वहाँ पे कम उधर की तरफ जाना होता है, मगर अभी ऑप्शन नेग्लेक्ट किया गया, अब नहीं देते हैं ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। मतलब ऑप्शन में होता ही नहीं है नन ऑफ दिस, आई मीन टू से, ये मैं बोल रहा हूँ। ऑल ऑफ दिस होते हैं बिकॉज स्टेटमेंटल क्वेश्चन होते हैं, सारे स्टेटमेंट अगर सही हुए तो ऑल ऑफ दिस आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, ठीक है बेटे। चलो आगे बढ़ गया। इंशाल्लाह इस बार पेपर अच्छा लेवल का आएगा, इसलिए चीजों को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, समझना। As shown on the figure, the simple harmonic motion oscillator having identical four springs has time period। बताइए, मुझे बता दो, ये चार स्प्रिंग जो असल में है ना, ये चारों के चारों असल में किस में है? अगर आप इसको कट करोगे तो ये तीन ऑसिलेट करेंगे, अगर आप इसको कट करोगे तो ये तीन ऑसिलेट करेंगे, अगर आप इसको कट करोगे तो ये बाकी ऑसिलेट करेगा, अगर आप इसको कट करोगे तो ये सारा ऑसिलेट करेगा, ये वाले। तो ये सारों के सारे जो हमारे पास है ये पैरेलल में है, किसमें है? यानी कि फोर जो स्प्रिंग्स हमारे पास है वो किसमें है? पैरेलल में। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर असल में जंक्शन है, क्या है? जंक्शन। ये हमारे पास जंक्शन है, इसको जंक्शन रिमॉल्व मेथड भी बोलते हैं, पढ़ा लेंगे वहां पे सिमेट्री मेथड से। तो हमारे पास क्या करेंगे, हम बनाएंगे दो को सीरीज में, दो को सीरीज में। जो हमारे पास ये जो है, इनको हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या बनाएंगे, इन दो को बनाएंगे सीरीज में, इन दो को बनाएंगे सीरीज में, फिर वो आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। अगर मैं इसको देखो, सुनना बात, अगर मैं इसको यहां से सिमेट्री, आपको नहीं लग रहा ये सिमेट्रिकल है? अब थोड़ा सा बताऊंगा आपको सिमेट्री मेथड के बारे में। मान के चलेंगे मैंने यहाँ पे मिरर रखा, इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री, करंट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व करूंगा। मिरर रखा मैंने यहाँ पे, जब इसकी इमेज बनेगी वो इसमें बनेगी ना, मिरर में बनेगी नहीं बनेगी? वो मिरर इमेज इसके बराबर है ना? समझ में बात आ रही है? अब समझना कैसे, सुनो सुनो सुनो। अगर यहां से मैं मानता हूं कि ये, मैं मानूंगा ये रजिस्टर ही, इसमें करंट चलती है I1, क्या चली? इसमें क्या करंट चलती है? I2, ठीक। अगर इसका मैंने मिरर इमेज ये बनाया, अगर इसका मिरर इमेज ये है, तब इसमें भी करंट क्या चलनी चाहिए? इसमें क्या चलनी चाहिए? तभी तो मिरर इमेजेस है। मिरर इमेजेस का मतलब क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, जब आप मिरर में अपना थोपड़ा देखते हो, आपको नोज इधर लग रही है, वो अपनी जगह पे होती है ना। तो इसी तरीके से जब भी I1 इसमें करंट चलती है, वो इसी में होनी चाहिए ना, या इसमें होनी चाहिए, और I2 इधर पे होनी चाहिए, तभी तो मिरर इमेजेस है। तो हमारे पास ये वाली करंट जो इधर पे आ जाएगी, इसमें I1 होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए? I2 होना चाहिए। क्लियर बात है क्या? तभी तो ये मिरर इमेजेस है। तो हमारे पास जब जंक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर ये करंट सारी की सारी इधर पहुंची, दैट मीन जंक्शन है, तो कोई करंट को गेन या लॉस किया ही नहीं। समझ में बात आ रही क्या? अगर यहां से सारी की सारी करंट यहां पे पहुंची, दैट मीन जंक्शन में कोई करंट रही नहीं। समझ बात? असल में क्या होता है, इसी को बोलते हैं फॉल्स जंक्शन। ये लगता है जंक्शन, बट जंक्शन होता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, आपको क्या लग रहा है ये जंक्शन है? इधर पे ये जंक्शन नहीं है ना, ये वायर के ऊपर वायर है बस, ठीक है ना, बट ये आपस में कनेक्टेड नहीं है ना, ये वैसा ही जंक्शन होता है इधर पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए जब करंट आती है वो आपको सारी की सारी करंट इसमें मिलती है और ये सारी की सारी करंट इसमें मिलती है, जंक्शन में कुछ नहीं रहा। क्लियर बात है क्या? तो मीन इज दैट, तभी मैं बोल रहा हूं कि ये दो हमारे पास जो होगा, जब ये जंक्शन है ही नहीं, जब मैं जंक्शन को रिमूव करूंगा तो सर्किट हमारे पास ऐसा बनना चाहिए, सर्किट हमारे पास ऐसा बनेगा। ये हमारे पास है मास है, तो ये हमारे पास सर्किट जो होगा ये ऐसे बनेगा एक, ये बनेगा ऐसा एक, ठीक है, और ऐसा बनेगा एक, ये ऐसे बनेगा एक। तो यानी कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं हुआ। तो ये दोनों किस में है फिर? सीरीज में। ये दोनों भी किस में है फिर? सीरीज में। आपस में किस में है? पैरेलल में। समझ में बात आ रही क्या? बस लिख लो, क्योंकि पैरेलल में इनको रखना जरूरी है, वरना ये ऑसिलेट ही नहीं करेंगे अगर आप कट करोगे तो। समझ में बात आ रही क्या? तो हमारे पास क्या लिखेंगे, ये दोनों हमारे पास अब किस में है? सीरीज में। तो बता दो क्या आएगा सीरीज में? शाबाश, बनेगा K1 प्लस K2, K1 यानी K इफेक्टिव किसके बराबर? इन दो का। K इफेक्टिव हमारे पास हो जाएगा दो का, उन दोनों का हमारे पास बनेगा K स्क्वायर बाई 2, वही आएगा नहीं, K स्क्वायर बाई 2K, यानी ये बनेगा K बाई 2। अब इसका भी क्या बनेगा? K इफेक्टिव का वैल्यू बनेगा K बाई 2, वही बनेगा ना। तो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? अभी पैरेलल में है ना, तो कितना बनेगा? K इफेक्टिव K पे हमारे पास K बाई 2 प्लस K बाई 2, K बाई 2 प्लस K बाई 2 प्लस K बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? K के बराबर आएगा क्या? बस देखो, लिखो आंसर। हाँ हाँ, ऊपर माने को क्या मानोगे? ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर वो तो पॉसिबल तो वही है आपका, जैसा भी करोगे, बट आंसर मेथड होना चाहिए ना। आप बस सारों को बोल सकते हैं पैरेलल में, सारों को बोल सकते हैं सीरीज में। मेरी कहने का गर्ज ये है,
ठीक है, तो हमारे पास क्या बना के, तो टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। एक होता है आंसर निकला, दूसरा होता है मेथड भी तो होना चाहिए ना। आया समझ, नहीं आया समझ, मुंह के बारे। ऐसा समझो, करंट में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सुनो इधर पे, ये एक सुप्रिंग है इस तरीके से, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा सुप्रिंग है इस तरीके से, इन दोनों के बीच में गैप है, यानी कि कनेक्टेड नहीं है। तो जब करंट आ जाएगा, ऐसा समझ लो, ये समझने वाली बात होती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। ये इधर से करंट आ जाएगी, ये करंट सारी इधर गई, अगर यहाँ से करंट आ जाएगी तो सारी इधर गई, तो इसका मतलब ये किस में रहा, फिर सीरीज में। यहाँ से करंट जो पास हो जाएगी वो इधर से जाएगी, वो किस में आएगा, सीरीज में। तो ये आपस में किस में है, फिर पैरेलल में। तो मैंने इन दो को सीरीज में माना, इन दो को सीरीज में माना, आपस में किस में है, पैरेलल में। तो जब पैरेलल में रखोगे तभी तो, अगर आप इनमें से किसी को कट करोगे तो वो सारा ऑसिलेट करेगा, क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया क्या है स्प्रिंग्स में, सीरीज और पैरेलल को जानने का। सीरीज और पैरेलल का जानने का क्राइटेरिया ये है कि अगर आप किसी भी स्प्रिंग को कट करोगे तो वहां पे हमारे पास पूरा सिस्टम ऑसिलेट करना चाहिए। अगर आप इनको सीरीज में मानोगे, ऐसे मानोगे सीरीज में, अगर ये हमारे पास सीरीज में, तो आपने कट कर दिया तो वो सारा सिस्टम ऑसिलेट नहीं कर, बिकॉज हमारे पास क्राइटेरिया फेल हो रहा है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आप क्या करोगे, दो को मानो सीरीज में, दो को मानो सीरीज में, आपस में मान लो पैरेलल में। कैसे काट सकते, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे भी तो किसी, अगर आप यहाँ पे बोलोगे तब यही आएगा। मैंने ऐसी सिमेट्री डाली, आप ऐसे डाल दो, तब भी हमारे पास ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के सिमिलर है, तो तब भी हमारे पास सिमिलरिटी है। आप ऐसा भी मत करो, मत रखो मिरर भी, आप फोल्ड करो, दैट्स कॉल्ड द फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, जब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होता है, फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। ये हमारे पास ऐसा समझ लो, ये आधा पार्ट इसका जो है इस वाले पेज पे बना हुआ है, आधा पार्ट इस वाले पेज पे बना है, तो मैं इसको ऐसे करूंगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है ना, तो दैट्स कॉल्ड द फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री में हर एक जो हमारे पास जो भी फोल्ड हो रहा है वो पैरेलल में होता है। समझे बात रही क्या, मैं पढ़ाऊंगा, आप फिलहाल क्वेश्चन को कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो 5 मेथड से तो पढ़ाता हूं मैं, वहां पे सारे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स वगैरह, इंडक्टर सारे सॉल्व होते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसको बोलते हैं कनेक्शन रिमूवल मेथड। इस मेथड को बोलते हैं कनेक्शन रिमूवल। असल में क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, वहां पे ऐसा होता है कि जब आप एक लाइन पास करते हो, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। क्या होता है इसका मतलब, इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या है। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो करंट क्या आया, जीरो, बिकॉज करंट चलाने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल, तो करंट चलेगा नहीं। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से सारी की सारी करंट इधर गई और यहाँ से सारी की सारी करंट इधर गई। समझ में बात आ रही है, बहुत सारे रीजन है इसको देने के हैं। फिलहाल आप क्वेश्चन समझ लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करना क्या है मेरे को, यही तो पढ़ाना है। चल आगे कर लो, कर लो, ये डीपीपी का सवाल है। हाँ प्रैक्टिस करो, थोड़ा कॉपी भी भरनी होती है ना, तब भी लगेगा आपको कि हाँ कुछ पढ़ा है। हाँ अब मेरे को पूछ रहे हो, आपने भी पढ़े हैं वो मेथड्स सारे, यही लेडर सर्किट, हाँ वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो मेरी बेटी को भी दिखाता हूँ आज, दिस इज R1, दिस इज R2, ये दोनों अगर ऐसे हैं तो पैरेलल में है, ये दो ऐसे अगर हैं तो सीरीज में। बाकी जो मेथड्स बड़े बड़े सर्किट जो है, जहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी, ऐसे मतलब मैं बोल रहा हूँ, ऐसे एक सर्किट है, ऐसे सर्किट्स करें हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये किस मेथड से करते हैं, पोटेंशियल मेथड से। समझ बात रही है, तो इसके लिए 5 मेथड से, जो हम 5 मेथड समझेंगे तो सारे सारे रेजिस्टर्स आपको समझ आ जाएंगे। सेम इज ये रेजिस्टर्स ही नहीं है, इंडक्टर्स भी है, कैपेसिटर्स भी है। ठीक है, हो गया बेटा, कम ऑन एवरीबॉडी। ये मतलब ऐसा सवाल नीट में आता है ऐसा। नमो, आप कर क्या रहे हो, बताइए क्वेश्चन का आंसर। बोल रहे इफ Ks and Kp respectively the effective spring constants in series and parallel combination of the spring as shown in the figure, find the Ks and Kp, find the Ks and Kp रेशो। इसका अगर मैं देखूंगा, ये हमारे पास पैरेलल में किस सीरीज में, ये दो सीरीज में है ना, वो अगर ये सीरीज में है तो इनका क्या बनेगा, K ऑफ S इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो प्रोडक्ट हमारे पास K इंटू 2K हो जाएगा, सम हमारे पास K प्लस 2K है। समझ आ रहा है हरे को, तो हमारे पास K ऑफ S इज इक्वल किसके बराबर होता है, 2K स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3K। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K ऑफ S किसके बराबर हो जाएगा, 2K बाई 3। अब हमारे पास Kp की बात करते हैं, Kp का मतलब सिंपली तो ऐड ही होता है, तो हमारे पास क्या बनेगा, K प्लस 2K। इसका मतलब Kp का जो वैल्यू हमारे पास होगा वो बराबर 3K के बराबर होगा। जब Ks एंड Kp का रेशो लिखेंगे हम तो किसके बराबर होगा, Ks बाई Kp, Ks बाई Kp, Ks बाई Kp लिखना है ना, हाँ दैट मींस वो बनेगा 2K बाई 3।
और हमारे पास 3k हो जाएगा, k हो गया कैंसिल 2/9। ऑप्शन था, यस ऑप्शन है। आपने किया था, वेरी गुड। अब आपका हक बनता है, आप किसका खेल सकते हैं। ओके नेक्स्ट, सेकंड ऐसा टाइम हमारे पास बहुत है आज हमारी 2 क्लास है। किसने बोला, राशिक सर ने क्या बोला, उसको वहां है ना। विशाल सर भी बीमार है शायद, आज ही बस एक्स्ट्रा क्लास है, बाकी दिनों में नहीं। कल से हम वेव्स पढ़ेंगे, अगर 2 लेक्चर मिलेंगे तो 2-3 दिन लगेंगे, अगर 2 नहीं लगेंगे तो 4 लेक्चर 5 लेक्चर लगेंगे। मैं 20 तक खत्म करने वाला था ना, डीले बढ़ के कहीं पे, ऐसा चमको थोड़ा मैं स्लो पढ़ाता हूँ जानबूझ के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गोली की रफ्तार से होगा, लाइट आपको दिखेगी, मैं नहीं दिखूंगा, नहीं मैं मजाक करता हूँ, आराम से पढ़ाऊंगा मैं, ग्रेविटेशन है ना मैं पढ़ूंगा तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ नहीं लगेगा। इधर पे सुन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे ज्यादा मैं मैकेनिक्स वाला पार्ट पढ़ाता हूँ फिर से, आपको बस मास के बदले वहां चार्ज मिलेगा, बाकी सारा होगा काइनेमेटिक। दीदी क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बरोबर। Two light springs of force constants K1 and K2 and a block of mass M are in one line AB on a smooth fixed to the required support of the other attached to the block of mass M is shown here. The frequency of the vibration is पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में है ना, शाबाश। यानी कि अगर आप एक जगह पे कट करोगे तो ये मास के साथ जाएगा, ये वही बंदा है जिसको 2 भी है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा ना, एक के साथ फाइट होगी तो। हाँ आप सुनो इधर पे, अब मुझे बता दो क्या होगा इधर पे। दिस इज टी इज इक्वल टू 2 √m/k, m तो एक ही है, k इफेक्ट के बदले क्या लिखूंगा 2k, इसने k1 k2 दिया है ना ये, तो हमारे पास ये k1 है, दिस इज k2 है, तो हमारे पास बनेगा t इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। अगर फ्रीक्वेंसी ऐसे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, फ्रीक्वेंसी उल्टा करके लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, k1 प्लस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यम। चलो आया क्या, ओके चलो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। Two springs of force constant k and 2k are connected to the mass of the frequency of the oscillation। अब करना भी नहीं पड़ता है ना, पैरेलल उसमें चाहिए सीरीज उसमें, पैरेलल में है ना, तो हमारे पास टाइम पीरियड बनेगा, ऑसिलेशन निकालनी है, फ्रीक्वेंसी है ना, दैट मींस f हो गया बराबर 1/2 k इफेक्टिव मतलब 3k बाई m। अब ये वाला सवाल मैं देखना चाहूंगा कौन करेगा। अच्छा पढ़ूं 5 मिनट डैम्पर्ड ऑसिलेशन तक चले, बिगेस्ट क्लास था बच्चों डैम्पर्ड ऑसिलेशन, यही पढ़ना है ना हमें। चलो डैम्पर्ड ऑसिलेशन थोड़ा है, वो जेई का टॉपिक है, अलबत्ता पढ़ाते हैं, पढ़ाऊंगा जबरदस्त डैम्पर्ड ऑसिलेशन। A mass m is suspended separately by 2 springs of spring constant k1 and k2 in successive order. The time period of the oscillation in the 2 cases are t1 and t2 respectively. If the same mass be suspended by the connected with the 2 springs in parallel as shown in the figure, then the time period of the oscillation is t. The correct relation is। नीट का सवाल है, मतलब ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा आपसे, बस प्रॉब्लम यह है कि आपको आएगा नहीं। जरा बेटा देख ध्यान से समझ, ये बोल रहा है पहले कि अगर मैं यही स्प्रिंग अलग रखूंगा, इसको मास m साथ में रखूंगा, तो हमारे पास हम टाइम पीरियड जो आ रहा है वो आ रहा है, इसका टाइम पीरियड आ रहा है कितना, इसका टाइम पीरियड आ रहा है t1, कितना आ रहा है t1। और दूसरी स्प्रिंग हमारे पास ये है, इसको भी मैं ऐसे सस्पेंड कर रहा हूं, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k2, मास हमारे पास इतना है, तो इसका टाइम पीरियड जो होगा वो t2 होगा, t2 टाइम पीरियड होगा। जरा बेटा मुझे बता क्या t1 और t2 में निकाल सकता हूं? हाँ सर, t1 के बदले में लिखूंगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k1,
इसके बदले में क्या लिखूंगा, t इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई K2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, पहले इसको सॉल्व कर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर हम करेंगे, क्या मैं लिख सकता हूं T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई K1 हो जाएगा। बिकॉज हमारे पास यहां पे जब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा, जब मैं फाइनल इक्वेशन इसकी लिखूंगा t की, तो मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, K1 प्लस K2। तो मुझे K1 और K2 का वैल्यू पुट करना है इधर पे और आंसर आ जाएगा। वो मैं K1 और K2 का वैल्यू यहां से निकालूंगा, बिकॉज हमारे पास टाइम पीरियड पता है, मास भी पता है, सिंपल बात है ना। तो हमारे पास क्या करेंगे, स्क्वायरिंग जब किया तो ये इधर पे लाओ, क्या बनेगा, ये बनेगा K1 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर, वही होगा क्या, शाबाश। अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर को जो मैं स्क्वायरिंग करूंगा, ये बनेगा T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इनटू m स्क्वायर डिवाइड इन m डिवाइडेड बाई K2 हो जाएगा। K2 को इधर ला तो हमारे पास K2 इज इक्वल टू 4 पाई m डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, T2 स्क्वायर हो जाएगा। बस इस वाले इक्वेशन में इनको पुट करना पड़ेगा। तो t इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m, तो वही है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, K1 के बदले में क्या लिखूंगा, K1 के बदले में लिखूंगा 4 पाई m बाई T1 स्क्वायर है ना, प्लस हमारे पास 4 पाई m डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर। अगर मैं फिर से करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो टी स्क्वायर की रिलेशन है ना, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इधर पे आ जाएगा, इनटू हो जाएगा यहाँ पे m डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास 4 पाई m प्लस 4 पाई m डिवाइडेड बाई T1 प्लस हमारे पास T2, ये अलग अलग डिवाइड है। जरा 4 पाई m को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, तो हमारे पास बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू वो बराबर 4 पाई स्क्वायर m ऊपर है डिवाइडेड बाई 4 पाई m स्क्वायर नीचे है, अंदर क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय, वही बचेगा ना 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई T1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय T2, वही है ना। ये कैंसल आउट हो गया क्या, तो टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, जरा सॉल्व कर, ये बराबर 1 डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2, अब ये ऊपर आ जाएगा, वही आएगा क्या, हाँ। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 का, इसका हमारे पास क्या स्क्वायर हुआ क्या, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास नीचे क्या बनेगा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा T1 स्क्वायर प्लस T2, कितना आएगा आंसर अब, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाँ हाँ इसको खोलना पड़ेगा ना इधर पे, ए स्क्वायर इंटू ए वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे तो क्या बनेगा, हाँ ये टी स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा, कौन सा वाला, ऐसा है, क्यों, ऑप्शन किस में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला भी है ना एक, हाँ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, ओ यस 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 यस, आप ये बोल रहे हो, मतलब अगर हम ऐसा करेंगे, जब हम के एस में निकालते थे वो बराबर हमारे पास आता था प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, ये बोल रहे हो, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम करते थे, तो हमारे पास असल में ये क्या है, ये हमारे पास 1 बाई के ऑफ एस अगर हम लिखेंगे वो बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, यस ये हमारे पास है। अब अगर हम इसको टाइम के साथ ये कर देंगे तो ये बनेगा 1 बाई T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1 बाई T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T2 स्क्वायर, वही बोल रहे हो, ये वाला है ना। तो हमारे पास अब, हाँ फिर इसके बाद हम ऊपर भी ले सकते हैं, ये T रेज पावर -2 इज इक्वल टू T1 -2
प्लस T2 माइनस 2 है कोई? हाँ यस, हाँ ये जनरल ये फॉर्मूला बन गई इसमें। वैसे भी अगर हम करेंगे वैसे भी वही आएगा, थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। हाँ बिल्कुल। ओके, एसएचएम के मेन 2 कोर टॉपिक्स हैं, सिंपल पेंडुलम एंड दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और वो बेसिक्स तो आपको आता ही है। ये हो गया क्या सारूंगा? अच्छा सवाल है। ओके नेक्स्ट करें क्या इसको लिखने के बाद? Come on everybody. हो गया? कहां पर? ये वाला? यहाँ पे K1 और K2 का वैल्यू निकाला, फिर यहाँ पे इसकी ये तो पैरेलल वाली सिचुएशन वहीं से दे रहे थे, तो मैंने लिखा T इज इक्वल टू 2 m by K1 plus K2 बिकॉज पैरेलल में दोनों थे, फिर वो K1 और K2 का वैल्यू पुट किया। आपने लिखा? समझ आया? समझ तो आया, आया ही होगा। लेट लेट आया होगा, सपोज करेंगे हम आया, हमें आया है समझ, धीरे से समझ आएगा और आ गया। हाँ ये आपने बहुत अच्छी कहानी याद रखी है। हो गया सारूंगा? वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। बताइए एक ही आएगा आंसर। Two identical springs are connected in the series and parallel as shown in the figure. If Fs and Fp are frequencies of series and parallel arrangements, what is Fs and Fp? फ्रीक्वेंसीज है बेटा। जब हम इधर का लिखेंगे टाइम पीरियड, पहले तो पैरेलल में है ना, लिखेंगे क्या? तो हमारे पास Fp किसके बराबर हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ किसके बराबर? K बाई एम। K हमारे पास 2K बाई एम आ जाएगा ना। सीरीज में हमारे पास Fs का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ K हमारे पास, ये हमारे पास कितना बनेगा? K बाई 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा एम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हमारे पास? हमें बोल रहा है कि हमें निकालना है Fs एंड Fp, है ना। तो पहले तो ये दोनों कैंसिल ही कर दे, और स्क्वायरिंग अगर हम कर लेंगे तो हाँ, तो हमारे पास बनेगा Fs स्क्वायर डिवाइडेड बाई Fp स्क्वायर, वही होगा ना। इज इक्वल किसके बराबर? Fs का मतलब होता है K डिवाइडेड बाई 2m डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा? 2K डिवाइडेड बाई m, वही होगा। गलत है क्या? एफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई Fp स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? K बाई 2m मल्टीप्लाई बाई m बाई 2K। गलत है ना? मैं क्यों गलत होगा? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई K। m हमारे पास m है, K हमारे पास 2K है, पैरेलल में है ये। अब हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा पैरेलल वाला तो बनेगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2K बाई m, यही तो आना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा बोल रहा है एफ ऑफ एस किसके बराबर हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ कितना बनेगा? अब 2K हमारे पास इधर पे बनेगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम, K स्क्वायर बाई 2 दैट मीन K बाई 2 आ जाएगा ये, इनटू m।
ना हमारे पास अगर इनका सोल्यूशन करेंगे तो एफ एस निकालना है ना पहले। एफ एस डिवाइड बाई एफ पी किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर एफ एस हमारे पास है के बाई टू एम डिवाइडेड बाई रूट ऑफ हमारे पास क्या है 2k बाई एम। तो आंसर इज 1:2 है ना। इसका थोड़ा लिखना देखना होता है यहाँ पे क्या लिखा है, वरना आप 2:1 भी लिखोगे एंड 1:2 लिखोगे, बोल के हम डॉक्टर बन गए, तब गलत। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। जब मैंने नीट का एग्जाम दिया मुझे पापा बोल रहा है क्या लग रहा है, मैंने बोला बस टॉपर इसमें नीचे से। ठीक है, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। तब दैट टाइम पे बेंच पे जो बैठता है ना इंसान, वहां पे हर एक को लगता है मैं सिलेक्टेड हूँ। जब घर जाके आते हैं वहां पे ऐसे ऐसी गलतियां हुई होती हैं, कुछ मत पूछो। अब हो गया ये वाला क्वेश्चन, क्या आएगा आंसर इसका? Two springs are connected to a block of mass m is placed on a frictionless smooth surface. ये सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में। अगर इधर से कट करोगे तो ऐसे रहेगा, तो हमारे पास ऑसिलेशन रुक जाएगा आई मीन से। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k आ जाएगा ना। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम है, दैट मीन ये हमारे पास, हाँ हाँ क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो कितना आ रहा है फिर? तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गया बराबर 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k/2m, क्योंकि हमारे पास असल में k/2 आया था इफेक्टिव। के इफेक्टिव का जो वैल्यू हमारे पास होगा कितना, k/2। अब अगर आसान तरीका याद रखने का यह है कि अगर सुप्रीम कांस्टेंट सीरीज में और सेम है तो k डिवाइडेड बाई n करते हैं। क्या करते हैं? k डिवाइडेड बाई n। एक ये हमारे पास k है, इसका सुप्रीम कांस्टेंट कितने हैं, ये 2, दैट मींस k/2। ठीक है ना। जो हमारे पास अगर ये 5 होते तो बनता है k/5, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तुम्हें ना बोझ ही नहीं ट्रिक तो ना भाषा नहीं बन के हैं। चलो आगे। बोरा द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर ऑफ द स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर विल बी, क्या होगा? टी इज इक्वल टू कितना, ये हमारे पास सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k1 + k2। कितनी बार ये सवाल आएगा सेम। तो हमारे पास हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो f इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, k1 + k2 डिवाइडेड बाई m। वही होगा ना। सीरीज में है ना, प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम होगा ना, k1 × k2 × k1 + k2 कर सकते हैं ना। तो फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा k1 + k2 × m। है कोई? कम ऑन एवरीबॉडी, बता दो। A spring is vibrating with a frequency under the same mass if it is cut into two equal pieces and same mass suspended by connecting them in parallel. Then the new frequency will be, या अल्लाह, समझ ले भाई, समझ ले। ट्यूबलाइट ये वाला ठीक है। बेटा फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड नहीं है, नहीं। अच्छा के इफेक्ट क्या है आपको, के इफेक्ट हुआ सीरीज में प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, k1 इंटू डिवाइडेड बाय, है ना ये। अब लिखेंगे पहले हम क्या, अब लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड लिखे हैं, टी इज का 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, के बदले लिखेंगे k1 इंटू k2 k1 प्लस, सही है। ये ऊपर आ जाएगा k1 + k2 इंटू m डिवाइडेड बाय हो जाएगा k1 + k1 इंटू k2। ओके नेक्स्ट। आपको पता है जब डॉक्टर के पास जाता है इंसान, वो आपको बोलता है कि ये दवाई बराबर 8 बजे खाना है, तो इसका रीजन होता है, आपको पता है इसका लॉजिक होता है। फिर बराबर पेशेंट जाता है बराबर 8 बजे और खाता है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं?
बिल्कुल, उसको असल में सर्टिफिकेशन है 8 बजे खाना अत मजी शफा ऑलरेडी। अरे कुछ नहीं होता, वो पेशेंट सर्टिफिकेशन बोलते हैं, पेशेंट डॉक्टर को ढूंढना नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मतलब अगर आपको क्लास के बाद डाउट रहा, क्लास के बाद डाउट रहा, दैट मीन्स प्रॉब्लम मुझ में, आपको डाउट क्यों रहा? समझ में बात आ रही है क्या? डाउट रहना ही नहीं चाहिए, इसीलिए डॉक्टर भी बोल रहा है आपको बराबर ही 8 बजे सो है कि मैंने स्वाद नहीं खींचे। वो 9:15 भी तो बोल सकता है, सही ना, 9:45 वो 8 टाइम है, वो बराबर बोलेगा 8 9 बैड टाइम वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा टाइम जहां पे आपको लगेगा हाँ असर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, इसीलिए इसकी सर्टिफिकेशन के लिए रिवर जाना पड़ा। हाँ तब भी गलत है। ओके क्वेश्चन करो। बोल रहे एस सुपरिंग इज वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी अंडर द सेम, है ना? तो हमारे पास इसको हमने कट किया दो पीसेस में, दो इक्वल पीसेस में हमने कट किया इसको। एक सुपरिंग हमारे पास है जिसका सुपरिंग कांस्टेंट हम के मानेंगे, क्या हम के मानते हैं पहले? तो हमारे पास के होगा सुपरिंग, जब हमने इसको कट किया ये हमारे पास इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये भी एल और ये भी एल, तो हमारे पास इसका सुपरिंग कांस्टेंट नया जो बनेगा वो K1 बनेगा और इसका जो सुपरिंग कांस्टेंट बनेगा वो K2 बनेगा। नाउ जरा मुझे बताइए कितना सुपरिंग कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा? मुझे पता है कि K1 जो हमारे पास होगा वो बराबर K इंटू 1 प्लस L1 L2 डिवाइडेड बाई L1। इस टाइम तो एक ही बात है, वो हमारे पास K1 हो जाएगा बराबर K इंटू 1 प्लस 1 बाई L बाई L को ना 1, तो हमारे पास 2 हो जाएगा ये। तो K1 का जो वैल्यू बनेगा K/2 बनेगा क्या? सिमिलरली K2 का भी वैल्यू क्या बनेगा? K2 का भी वैल्यू बनेगा K/2, यानी कि इसका हाफ हाफ हो गया। नहीं समझे? अच्छा 2 के, मैं सोच रहा हाफ कैसे हो जाएगा, इसने नजर की मेरे को। अब बताओ, अब मुझे बता दो, यहाँ पे 2 के और यहाँ पर भी 2 के, अब इनको आप जोड़ रहे हो पैरेलल में, ऐसे जोड़ रहे हो सेम मास के साथ, तब आपको बताना ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है कि नहीं? वही बोल रहा है। तो हमारे पास ये बनेगा 2 के, ये बनेगा 2 के, तो बनेगा नया के इफेक्टिव जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा 4 के। नाउ लिख लो, एफ निकालना है ना। तो हमारे पास इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितना थी, एफ थी, तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2f 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा यहाँ पे, के डिवाइडेड बाई एम करते हैं ना, के बाई एम। तो इसका मतलब एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये एफ प्राइम है, नया है ना ये, 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बदले लिखूंगा मैं 4 के बाई एम। वही है क्या? 2 बाहर आ जाएगा क्या? एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसको 2 को बाहर रखूं, के बाई एम आ जाएगा ये। क्या ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी के बराबर था? तो हमारे पास क्या बनेगा, एफ प्राइम जो वैल्यू आ जाएगा दीदी, एफ प्राइम जो बनेगा 2f। आया आपको? मालूम मत, क्योंकि इनिशियल फ्रीक्वेंसी तो इसका बनेगा t इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम ही तो आ जाएगा पहला वाला इनिशियल। जब ये 4 के आ जाएगा, पैरेलल में जोड़ रहा है ना इसको, पैरेलल में तो ऐड ही हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा ये 2 के इंटू 2 के हो गया 4 के। जब यहां से 4 के रखूंगा, के बाई एम, हाँ ठीक जो है, वही है ना। एफ रूट कैसे आएगा, ये 4 है, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें 2f है। जरा दूसरा वाला कर, अरे कोई खुद अपने आप पे भी विश्वास करो, हमने सही किया है। कौन सा? Two springs of spring constants K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination is given by product by sum. ये है ना? तो सुगो गभी। ओके, हाँ हाँ हाँ, सुषना असल फ्रीक्वेंसी कोड तैयार रहता है, बनोने में 1/2 पाई एफ बनो में फ्रीक्वेंसी एफ, 1/2 पाई के बाई एम बनो में इनिशियल फ्रीक्वेंसी एफ, क्योंकि ये बोला ना सुपरिंग फ्रीक्वेंसी विद द सेम मास, उसका सुपरिंग क्योंकि इसने इनिशियल में दे दिया नहीं, इसको मैंने बनाया पहले। चलो बेटे कमान एवरीबॉडी, तो इतनी लेनी पाई, फिर भी 1.5 सवाल करना उन्हें, ये कौन सा सवाल है इधर में, ठीक है, चलो करो ये वाला क्वेश्चन। A man measures time period of simple pendulum inside a stationary lift and finds to be it t. If the lift starts accelerating upwards with an acceleration of g by 4,
अगर ऊपर जा रहा है तो मुझे बता दो इसका जी इफेक्टिव क्या बनेगा। कसम से आप बहुत काबिल है। जी प्लस ए हो जाएगा। जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा? जी प्लस जी बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हमने पढ़ा था ये 4g प्लस जी बाई 4 हो जाएगा, दैट मीन्स बनेगा 5g/4 बनेगा। 5g/4 बने को निकालने की है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के एल बाई जी, सॉरी m बाई के को ना आदत में। तो हमारे पास क्या बनेगा? दिस इज 5g और ये आएगा 4 ऊपर, हो जाएगा क्या? तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा इधर से L डिवाइडेड बाई जी फैक्टर के पहले लिखूंगा मैं 5g/4 ऊपर आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास बनेगा t इज इक्वल टू, इस 2 को मैं बाहर रखूंगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई जी लिखूंगा, इंटू डिवाइड भी करूंगा रूट ऑफ 5। इसको मैं बोलता हूँ इनिशियल टाइम पीरियड t, वही बोलूं क्या? तो हमारे पास क्या बनेगा? t प्राइम किसके बराबर हो जाएगा? t प्राइम इज इक्वल टू 2 बाई रूट ऑफ 5 इंटू टी। समझा? ऐसे ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे। ये पाठ मुझे क्वेश्चन कर करेंगे सातारी पाने समझ बेटे कुछ फेल गुमत। आपको ये समझ आया कि मैं कैसे फेल हुआ नीट में, है ना? यही तो करता हूं मैं, मतलब मैं कर रहा हूं तो तुम्हारी क्या बात है? हम नहीं करेंगे, यही तो बात है, इसीलिए तो ओके शाबाश। ओवरऑल बनाओ सबको पाने हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम पीरियड बढ़ेगा कि कम? इसका टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कितना बड़ा जो डिवाइड है, और रूट 5 को तो 2 खोज जाते। हो गया क्या? जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दे। हाँ मुझे तो क्वेश्चन करें, हम पता है क्वेश्चन नहीं करे। ऐसा तुम स्कोरिंग पार्ट है एज कम्पेयर टू द वेव, उसमें डॉपलर इफेक्ट अच्छा है बस। बता, what effect occurs on the frequency of a pendulum it is taken from earth's surface to the deep into the, बताइए इसको। ये हम जैसा अंग्रेजी जानते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालना, टी इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी। नीचे जाएंगे जी का वैल्यू कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। जी का कम होना मतलब टाइम पीरियड का बढ़ना, एंड फ्रीक्वेंसी का कम होना। समझ में? फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, भैया क्या ये समझिए क्या समझे? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम घंटे 7 मिनटों से क्या कैसे मिनट 7 मिनट से क्या होगा? द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। इफ इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स देन इट्स पीरियड बिकम्स कितना? पक्का बोल रहे हैं? क्या बढ़ाया हमने? लेंथ को बढ़ाया, हाँ 2 2 4। इतने इंटेलिजेंट। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी, तो वही है, ये तो हमारे पास टी के बराबर, इसका वैल्यू हमारे पास 2 है। दूसरा हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 एल डिवाइडेड बाई जी है। ये हमारे पास 2 आएगा बाहर, टी प्राइम हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी। इसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 2 है, तो बनेगा टी प्राइम इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 4। आंसर विल बी द 4 सेकंड्स। आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हो अपने? आज अपनी कॉन्फिडेंस देखो, तुम्हारी लिखती नहीं है, सर आता है आप, है ना? क्या बात है, यही चाहिए। अभी कहाँ हो गया? अभी बहुत है, मैं सोच रहा हूँ आपको इनको मैं कैसे चढ़ा दूंगा दूसरी क्लास में, ये सोच रहा हूँ। अब इनको अब इनको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, नहीं होगा। अभी मुझे पता है, पूरा पता है। नहीं, अभी नीट के क्वेश्चन कराने बाकी है जो आए हैं, बस जहाँ पढ़ के छोड़ रहा हूँ मैं, बाकी मैं सारे करा दूंगा अभी। यस, नीट 18 एंट्रेंस एग्जाम पे तिलमित पीडीएफ करवा सेंड, इसका पीडीएफ में सेंड करूंगा, पिछले वाला भी करूंगा मैं सेंड, कॉपी पे लिखना अच्छे से।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे करो. A simple pendulum is the roof of building is moving freely to and fro. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 मीटर. अच्छा, एक्सेलरेशन दी गई है कितना? A is equal to 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डिस्टेंस हमारे पास है 5 मीटर, यानी कि x का वैल्यू है 5 मीटर. तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना फ्रॉम द मीन पोर्शन द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज. आपको पता है ओमेगा होता है बराबर, यानी a होता है बराबर ओमेगा स्क्वायर ऑफ x. तो हमारे पास यहाँ पे a के बदले में लिखूंगा 20 इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर इंटू 5. इसका मतलब हो गया 5 1 जार 5 4 जार 20. तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4. ओमेगा इज इक्वल टू 2 है ना. तो आपको पता है कि 2 पाई बाई टी होता है, ये इज इक्वल टू 2. तो दैट मीन्स हमारे पास टाइम पीरियड निकालना चाहिए ना हमें. तो इसका मतलब ये कितना बनेगा? दिस वैल्यू इधर आ जाएगा, पाई आ जाएगा ना. टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स हमारे पास टी इज इक्वल टू पाई वैल्यू. आंसर विद द पाई. ये आपका पीवाई कोई क्वेश्चन है. पीवाई के क्वेश्चंस जो मैंने क्वेश्चन करे उससे आसान होते हैं. पीवाई के क्वेश्चन तो आपको समझ आ जाएगा लैंग्वेज से कि हाँ ये कुछ वैसा वैसा बोल रहा है, ऐसे ऐसे करना है मेरे को सवाल. ठीक है, क्योंकि जो पीवाई के क्वेश्चन बनाता है ना उसको तो बहुत, उसको साल भर एक एक क्वेश्चन बहुत सारे देते हैं पेपर, बहुत सारे. फिर उसके बाद हर एक पेपर से एक एक क्वेश्चन किसी किसी पेपर से सिलेक्ट किया जाता है, उनको कंबाइन किया जाता है और आपको 45 क्वेश्चन बनाते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो बनाएगा पूरे साल में वो कितना अच्छा बनाएगा वो. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं. इसलिए आपको लगता है कि पीवाई क्यों आसान होते हैं, मगर कंसेप्चुअली आप साउंड होने चाहिए पहले. पागल वाला साउंड नहीं. पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज. आक्ष कासस में बैक्ष साइनस में बेश माइनस, दैट मीन पाई. नहीं समझे? एक कॉस में है, दूसरा किस में? डिस्प्लेसमेंट में है ना. ये डिस्प्लेसमेंट और फेज. दैट मींस हमारे एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है, दैट मीन पाई में आएगा ना. दैट मींस पाई इज द. इसी को बेसिक इसके क्लियर. आपको पता है जो हमने y लिखा था, क्या लिखा था? a sin ओमेगा t प्लस 5. दूसरा हमने लिखा था ना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, दैट मींस हमारे पास ओमेगा स्क्वायर तो लिखा ही था. ए x के बदले क्या लिखते? a बट माइनस में है ये sin ओमेगा t. तो माइनस इसमें और फेज डिफरेंस क्या था? माइनस का मतलब होता है 180 डिग्री. समझ में बात आ रही क्या? तो पाई का वैल्यू आंसर है. क्लियर है? करना हर एक चीज आप सॉल्व नहीं कर सकते. क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड इज एम्पलीट्यूड इज ए. जब एक साइकिल कब कंप्लीट हो जाएगा? जब मीन पोजीशन से निकलेगा प्लस ए, फिर वापस आ जाएगा इधर, फिर उसके बाद इधर जाएगा माइनस ए तक. जब एक साइकिल कंप्लीट करेगा यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां, फिर है ना, यही है ना. तो हमारे पास यहां से हो जाएंगे 2a, यहां से हो जाएंगे 2a, तो हो जाएगी 4a. तो हमारे पास आंसर ले लो 4 है. ठीक है, इनके मतलब हाल एक सवाल, मुश्किल कुछ भी नहीं है. एक साइकिल में ये 4 बार आ जाएगा ना, 4 एम्पलीट्यूड से कवर करेगा. ऐसा तो होगा एक साइकिल. पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर आ गया, तो 4 तो कर रहा है. समझ बात आ रही क्या? तो ये हमारे पास अगर ऐसा भी नहीं समझ आ रहा है, ऐसा भी तो समझ ले. ये ऊपर गया पहले, वापस आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा. ये ए, ये ए, ये ए और ये ए हो गए 4 ए. खुदा कितना सब्र देनो.